गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो जर्मनी के एकीकरण में हम लोगों ने जाना कि जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार की कठिनाइयां थी, कौन कौन से क्षेत्र थे जिस पर एकीकरण की सबसे ज्यादा संभावना थी, उसके एकीकरण में कौन कौन से क्षेत्र जो थे वो बाध्य थे, किन किन क्षेत्रों का उस पर वर्चस्व था। यानी उसमें देखा जाए तो प्रसा और ऑस्ट्रिया ये दो क्षेत्र ऐसे थे जो जर्मनी के एकीकरण में काफी सहायता प्रदान करते हैं। काफी जैसे ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का काफी दबदबा था जर्मनी के क्षेत्रों पर, तो एकीकरण में सबसे ज्यादा जो बाध्य था वो था ऑस्ट्रिया। इसी बीच एक बिस्मार्क का जन्म हुआ। बिस्मार्क जो डायर, जो जर्मन संसद था उसको डायर बोलते थे, उस जर्मन संसद में बिस्मार्क प्रसा का प्रतिनिधि हुआ करता था। प्रसा के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां स्थापित था। वो इतना कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ व्यक्ति था कि लोग उसे, जो भी कट्टरवादी थे, प्रतिक्रियावादी थे या उदारवादी थे, सभी लोग अपने विचारों का समर्थक बिस्मार्क को मानते थे। लेकिन ये बिस्मार्क जानता था कि कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया इसमें सबसे बड़े बाधक है जर्मनी के एकीकरण में। इसलिए उसने और भी सोचा कि बिना सैन्य सहायता से, बिना सैनिकों की मदद से जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। इसीलिए उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। और सैन्य शक्ति को मजबूत करना उसने शुरू किया। ये जानता था कि सैनिक उपायों के कारण ही हम जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है। उसने अपने देश में जितने भी आवश्यक सैन्य शक्तियां थी या जितने भी चीज थे आवश्यक सैनिकों सेवा में, उनका बढ़ावा देना शुरू किया। औजार हो, हथियार हो, इनकी सबसे अधिक उसने आविष्कार करना शुरू किया और उसे लागू कर दिया कि आप लोग कीजिए। 1830 बीतते ऑस्ट्रिया और प्रसा का चूंकि एक प्रतिनिधित्व हुआ करता था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के जो बीच में संधियां थी, जो सम्मेलन थे, उसका इसने विरोध करना शुरू कर दिया। बिस्मार्क ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और विरोध करने के साथ ही, प्रसा के नेतृत्व में रहने के साथ ही, उसने जर्मनी का एकीकरण करना, अंदर ही अंदर जर्मनी का एकीकरण करना प्रारंभ कर दिया। बिस्मार्क ने अपनी सुदृढ़ नीतियों के कारण कई क्षेत्रों का, या खासकर प्रसा का, उसने सुदृढ़ किया, उसका सुदृढ़ीकरण किया और उसके सुदृढ़ के कारण प्रसा ऑस्ट्रिया के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में कम नहीं रह गया। यानी प्रसा ऑस्ट्रिया के वो बराबर लेवल में चलने लगा किसी भी क्षेत्र में, वो सैनिक सहायता हो, आर्थिक विकास हो, या प्रतिनिधि के रूप में बात हो, या शासन के रूप में बात हो, वो बराबर चलने लगा। और उसने ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क पर, चूंकि डेनमार्क के बहुत क्षेत्रों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों का अधिकार था, उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। इसके लिए उसने फ्रांस से भी संधि कर ली थी। फ्रांस को कुछ क्षेत्र देने का उसने वादा किया और फ्रांस को कहा कि इस लड़ाई में आप अलग रहे। फ्रांस इस बात को मान गया और डेनमार्क पर उसने, प्रसा ने, बिस्मार्क ने आक्रमण कर दिया, जिसमें ऑस्ट्रिया की बुरी तरह हार हुई। और दो क्षेत्र थे, सेल्सविक और होल्स्टीन। इसी राज्यों को मुद्दे को लेकर उसने डेनमार्क पर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया का आक्रमण किया। तो उसमें जो सेल्सविक थे वो आपको प्रसा को मिल गया, और जो होल्स्टीन था वो आपको ऑस्ट्रिया के रूप में चला गया। क्योंकि यहाँ पर जर्मन के राज्यों की संख्या, जर्मनी लोगों की संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी। इसके बाद बिस्मार्क की नीतियां अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध कराना या करना अवश्य संभव ही नहीं था। यानी जो बिस्मार्क के लिए क्षमता था, नीतियां था, उसके बाद
ऑस्ट्रिया से सीधे युद्ध करना संभव उसके पास नहीं था, परंतु वो चाहता था कि किसी तरह और देश ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी समझे, यानी ऑस्ट्रिया को हर हाल में वो नीचा दिखाना चाहता था। इसीलिए उसने फ्रांस के विक्टर इमैनुअल से समझौता किया, उसके बाद उसने फ्रांस के साथ भी समझौता किया, इटली के विक्टर इमैनुअल के साथ समझौता किया कि आप मेरी मदद कीजिए, मैं आपको इसका कुछ हिस्सा कुछ राज्यों को दे दूंगा। और इसी बीच अंततः 1866 में सेडेवा में युद्ध की घोषणा हो गई और उसमें ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में बुरी तरह फंस गया, क्योंकि एक तरफ इटली था, फ्रांस था, जर्मनी तो था ही, तो इसमें बुरी तरह फंस गया और बुरी तरह वो पराजित हो गया। इससे यह हुआ कि पूरे जर्मनी का लगभग 2/3 एकीकरण का कार्य पूरा हो गया, लगभग 2/3 एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। शेष जर्मनी के 33 क्षेत्र वो फ्रांस पर अपना हुकूमत चलाता था, फ्रांस उस पर अपना नियंत्रण रखता था, तो इसके लिए फ्रांस से युद्ध करना जरूरी था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिण रियासतों के मामले में जर्मनी की जो दक्षिण की तरफ रियासतों की जो राजघराना थी उसमें जो फ्रांस था वो अपना हस्तक्षेप करता था, वो अपना नियंत्रण रखता था। इसी के कारण उसने एक नया मामला उठाया स्पेन का। इसी मामले में स्पेन के मामले में उसने फ्रांस का खुलकर विरोध करना शुरू किया और बिस्मार्क ने क्या किया, रोम की मामले को तोड़ मरोड़ कर गलत प्रचार किया और इस प्रचार का नतीजा ये हुआ कि पूरे जर्मनी में जो भी उदारवादी नेता थे, जो भी राष्ट्रवादी नेता थे, उनके द्वारा ये जर्मनी फ्रांस के मामले में फ्रांस के खिलाफ नारे लगने लगे, फ्रांस के खिलाफ में आंदोलन शुरू हो गए और अंततः इससे चिढ़कर 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ सेडान के युद्ध की घोषणा कर दी। 19 जून 1870 को फ्रांस ने सेडान के साथ प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह पराजय हुई और अंततः 1871 में जर्मनी एक एकीकृत राज्य बनकर यूरोप के नक्शे पर सामने आया, यानी उसका पूरी तरह एकीकरण हो चुका था। उस समय जर्मनी, फ्रांस और इटली, ऑस्ट्रिया, प्रसा से भी बलशाली या शक्तिशाली राष्ट्र के एक नए राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया यूरोप के मैप पर और इसका असर भी विश्व यूरोप के अन्य देशों में हुआ, जिसमें हंगरी थे, बोहेमिया थे, यूनान थे। इन क्षेत्रों में भी वहां के लोगों में भी राष्ट्रवादी जो नेता थे, वहां पर भी उन लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जगी, वहां पर भी इस क्रांति का असर हुआ, वहां पर धीरे धीरे वहां भी राष्ट्रवादी आंदोलन होना शुरू हो गए। इसमें यूनान में राष्ट्रीयता हो गए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये जितने आंदोलन हुए इन सब का असर आपको यूनान में भी पड़ा, क्योंकि यूनान अपना एक अलग पहचान रखता था। उसके जो वैज्ञानिक थे, उसके जो कलाकृति थी, उसकी जो क्या कहते हैं साहित्यिक स्थिति थी, वो पूरे यूरोप में सबसे अच्छी थी, यानी पूरे यूरोप में यूनान अपनी कलाकृति, अपनी साहित्यिक स्थिति या अपने भौगोलिक स्थिति के कारण वो या चिकित्सा विज्ञान वहां का बहुत उच्च था, इसलिए वो अपनी स्थिति के अनुसार एक अलग पहचान बनाए हुए था। लेकिन इसके बावजूद भी यूनान पर तुर्की साम्राज्य का अधिकार हुआ करता था। इसी तुर्की को यूनान से खदेड़ने के लिए, बाहर करने के लिए इन क्रांतियों का प्रभाव यूनान में पड़ा और वहां भी राष्ट्रवादी आंदोलन होने शुरू हो गए। वहां धर्म और जाति के समान तो एक थे, परंतु वहां पर अन्य तुर्की के राज्यों का आक्रमण के साथ और उसके साम्राज्यवाद के साथ वहां पर अलग अलग स्थिति थी। इसमें इटली और जर्मनी ने भी भाग लिया, लंदन ने भी इसमें, ब्रिटेन ने भी इसमें भाग लिया और यूनान अंततः डायट में बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की। डायट जो था जर्मन सांसद,
बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकारी और बुडापेस्ट की सम्मेलन में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इसके बाद पोलैंड में भी 1830 ईस्वी में वहां पर क्रांति का प्रभाव हुआ, जर्मनी और इटली की क्रांति का प्रभाव हुआ और वहां पर धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना जगनी शुरू हो गई और पोलैंड में रूस ने पोलैंड को विद्रोह को कुचल दिया, लेकिन बाद में यहाँ पर पोलैंड को एक नए राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया। हंगरी को भी बुडापेस्ट के सम्मेलन में वहां उसको एक गणतंत्र राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। उसके बाद बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था में भी हंगरी जो घटना थी उसका प्रभाव पड़ा और वहां भी बहुसंख्यक जो चेक जाति थी, बोहेमिया में जो चेक जाति थी वो चेक जाति की स्थापना या उसकी शासक की स्थापना की मांग करने लगे, परंतु आंदोलनों को हिंसात्मक रूप धारण किया। वहां के बोहेमिया के आंदोलन जो थे वो हिंसात्मक किया और इसी के कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां नहीं रह पाई, अस्थायी न रह सकी, लेकिन यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो थी वो जग चुकी थी। यूरोप के सारे क्षेत्रों में राष्ट्रवाद की भावना जग चुकी थी और उस भावना को दबाना बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही असंभव था। इसी कारण यूरोप के अन्य राष्ट्र भी धीरे धीरे आंदोलन के रूप में उभर के सामने आए और उसी के कारण विश्व के अन्य देशों में भी पड़ा, भारत पर भी उसका प्रभाव पड़ा। भारत में भी आंदोलन शुरू हो चुके थे और धीरे धीरे विश्व के सारे देशों में गणराज्य स्थापित करने की आवाज उठती थी, राष्ट्रवादी नेताओं की आवाज उठती थी, राष्ट्रीयता की भावना दौड़ चुकी थी। ये आप लोगों का चैप्टर था पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद। कल के वीडियो में हम इसका प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। प्रश्नोत्तर के बाद अगले वीडियो में हम लोग अगला लेसन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखिए और प्रश्न कोई आपसे बनता है किताब से लिखकर, वीडियो देखकर, तो आप नोटबुक में जरूर लिखिए, उससे आपको ज्यादा समझ में और आएगा। अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।